डायनामिक्स। लिखो देयर आर, पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, समझेंगे थोड़ी थोड़ी चीजें, फिर इसके बाद हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान निकालना होगा। देखो देयर आर टू स्टेट्स, देयर आर टू स्टेट्स। पहला स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा स्टेट ऑफ, नहीं अब नहीं, अब रोटेशन डायनामिक्स है, अब स्टेट ऑफ मोशन नहीं आएगा, अब स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म। दूसरा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म और रोटेशनल मोशन। अब समझना बात को, जब आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, आपने इनर्शिया के बारे में पढ़ा ही होगा। इनर्शिया का क्या मतलब होता है? इनर्शिया का मतलब होता है एबिलिटी होती है बॉडी की, जिसकी वजह से जो टेंडेंसी होती है ताकि वो अपनी स्टेट में बराबर है, स्टेट अपना चेंज ना करे, इनएबिलिटी होती है। ठीक, अब इसी तरीके से जो हमारे पास बॉडी जो होगी, आपकी वो नहीं आई, जो हमारे पास बॉडी जो होगी वो रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट। वो चाहती है कि मैं रोटेट ही करता रहूं। ठीक, कोई बॉडी रेस्ट में है, वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझना बात, इनर्शिया का मतलब होता है कि जब हमारे पास यहां पे आता है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, वहां पे आता है लीनियर में आता है मास। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे पास मास जो था वो लीनियर मोशन में आया था, यहां पे इस मास के बदले पढ़ना पड़ेगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनर्शिया का मतलब हम रिलेट करेंगे, दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। हम रिलेट कर सकते हैं, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसका चलना मुश्किल है, जिसका मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ज्यादा होगा उसका घुमाना मुश्किल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ये बोलूंगा कि जो हमारे पास रोटेशन मोशन को जो अपोज करने वाला होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ठीक है, टू अपोज द रोटेशन मोशन। ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, दैट्स कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लो द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज रोटेशन, to oppose a rotation of a body, to oppose the rotation of the body is called moment of inertia, moment of inertia। अब ये समझ आएगा? मतलब अगर मान के चलेंगे कि मुझे कोई चीज है मेरे पास, मुझे एक बेलर है, ड्रम है, ठीक है, इस ड्रम को मुझे एक जगह से लेके दूसरी जगह लेना है। ठीक, मेरे पास बहुत सारे वेज है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास आसान वे कौन सा है। आसान वे ये है कि मैं अगर इसको ऐसे रखूंगा, फिर इसके बाद रोल करके ले जाऊंगा। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा, उसको चलते चलते जब गैस सिलेंडर घर से लाते हैं ना, ठीक है, घर में लाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, या तो उसको हम जिन की तरह उठा लो, ठीक है, वो अलग तरीका होगा। अगर फिजिक्स लगाओगे तो क्या करोगे, पैर से चलाते थे ना गाँव में ऐसे, ठीक है, तो वो अलग होता है, उसको उसकी वजह से में आसान हो जाता है ना। वो असल में होता है क्या, वो रोटेशन इफेक्ट देना है बॉडी को, जो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया पे डिपेंड करता है। अब जो ये चलती हुई बॉडी है, ना रोल करती हुई बॉडी जो आ रही है, उसको रोकना भी मुश्किल होता है अगर उसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ज्यादा होगा। ये है क्या, मैं आपको आराम से बताऊंगा अभी, फिलहाल आप लिखते जाओ। अब हमारे पास है दो तरह के मोशंस, हमने पढ़ा सर ये सर्कुलर, तो हमने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में भी तो ये पढ़ा था ना, घुमाना वगैरह, ठीक है, बट सर्कुलर मोशन इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। सेंटर ऑफ मास तक बराबर हमने पॉइंट मास पढ़ा, सेंटर ऑफ मास तक बराबर हमने क्या पढ़ा, पॉइंट मास। फिर इसके बाद हम आप आए हैं बॉडीज के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखो सर्कुलर मोशन। अब कुछ टर्म्स पहले लिख लो ताकि डिफरेंशिएट हो जाएगा। सर्कुलर मोशन, it is the motion of a point mass, it is the motion of a point mass, it is the motion of a point mass in a circular path, it is the motion of a point mass in a circular path, in a circular
पाथ। तो सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल घूमेगा उस पॉइंट के लिए जो वैलिड है, तो हम उसको नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। बट रोटेशन मोशन जो हमारे पास होते हैं वो पॉइंट मास के लिए नहीं होते, वो रिजिड बॉडीज के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिजिड बॉडीज के लिए। अब देखो रोटेशन मोशन, एक एक करके एक एक चीज क्लियर करेंगे। तो सर्कुलर मोशन किसके लिए था? पॉइंट मासेस के लिए। अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास, हम उसकी बॉडी को घुमाते थे, सर्कुलर मोशन में भी हमने घुमाया, बट हम उसको पॉइंट मास मानते थे, उसको हम सेंटर ऑफ मास को देखते थे। जो सेंटर ऑफ मास करता था वही हम पूरे बॉडी को करते हैं। ओवरऑल पूरे सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा? पूरा पॉइंट मास पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब हमारे में जो रोटेशन मोशन होती है, ये किन के लिए पढ़ा जाता है? रिजिड बॉडीज के लिए। किन बॉडीज के लिए? रिजिड बॉडीज के लिए। लिख लो सर रोटेशन मोशन। लिखो दिस मोशन is for rigid bodies, rigid bodies। यहां से रोटेशन स्टार्ट हुआ, रिजिड बॉडीज। नाउ व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी होता क्या है? रिजिड बॉडी वो वाली बॉडी होती है जहां पर दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी। अगर आपने कोई बॉडी ली है, डिस्क ली है, कुछ भी लिया आपने, मान ले इस तरीके से आपने ये एक बॉडी ले ली, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी ले लिया आपने, ये डिस्क हमारे पास है मान ले। तो इस बॉडी का हमारे पास ये जो मास होगा, इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स आपने चूज किए, ए और ये हमारे पास पॉइंट बी है। इनके बीच में इनिशियल जो डिस्टेंस है वो एक्स है। कितना है? एक्स। अब ये घूम रहा है, क्या है? अगर ये एक्स चेंज नहीं हुआ, ये कांस्टेंट रहा, दैट मींस ये रिजिड बॉडी है। दैट मींस ये रिजिड बॉडी है। तो हमारे पास क्या होगा? अगर ये मैंने इसको गिराया, दो पॉइंट्स के बीच में वही डिस्टेंस रह गई, तो ये रिजिड बॉडी है। अगर इसकी डिस्टेंस चेंज हो गई तब ये रिजिड बॉडी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखो रिजिड बॉडी। क्या लिखा आपने? ये लिखा है रिजिड बॉडीज के लिए। अब लिखो रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी, लिखो डिस्टेंस बिटवीन the 2 points, the distance between the 2 points, the distance between the 2 points remains constant। हम रिजिड बॉडी है क्या? इंसान रिजिड बॉडी है क्या? नहीं, हम रिजिड बॉडी नहीं है। ठीक है, मान के चलेंगे कि हम, मेरे पास पहले पैर इतनी, हम ये इतने दूर है, मैं चाहूंगा तो इनको मैं मिला भी सकता हूं ना, तो डिस्टेंस क्या हुई? चेंज नहीं, यानी डिस्टेंस चेंज हुई ना। तो हमारे पास कहीं भी आप दो पॉइंट्स ले लो, डिस्टेंस किसी भी हाल में चेंज नहीं होनी चाहिए। हम रिजिड नहीं है। कास्को बॉल जो है वो रिजिड नहीं होती है। जब हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो जाएगी तो हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। इतना समझ आया क्या? शाबाश। दूसरी बात लिखो। अब लिखो ट्रांसलेशनल मोशन। ये लिखा क्या? रिजिड बॉडी। अब लिखो ट्रांसलेशनल मोशन, इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ये वो चैप्टर है जो किसी को नहीं आता है नीट में भी। ठीक है, इसमें सबको प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में। ठीक है, इसीलिए मैं इसको बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अब देखो ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है, बिकॉज ये अब आपको वो वाले चैप्टर्स क्लियर करके देगा। ट्रांसलेशन मोशन वो वाली मोशन होते हैं जिसमें एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी, लीनियर वेलोसिटी। दैट मींस ट्रांसलेशन मोशन वो वाली मोशन होती है जब बॉडी के पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके पास लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। लिखो इन दिस टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन मोशन लिखा, इन दिस टाइप ऑफ मोशन, इन दिस टाइप ऑफ मोशन every particle in a body, every particle in a body having same linear velocities, having same linear velocity। सर आपने क्यों पार्टिकल्स की अब बात करी? सिंगल बॉडी, मल्टीपल पार्टिकल्स, बिकॉज अब हम बात करने वाले हैं रिजिड बॉडीज के बारे में। रिजिड बॉडी ये है, रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी। मान ले इस रिजिड बॉडी को मैं एक जगह से लेके दूसरी जगह ले रहा हूं। ये इस रिजिड बॉडी को मैं ऐसे चला के भी ले सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से भी ले सकता हूं।
अगर ये सीधे इधर से लेके इधर गई तो इसके पास जो मोशन आई, दैट मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, दैट्स कॉल्ड एज लीनियर, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन। अब मुझे बता दो, जो इसके पास जो पार्टिकल्स होंगे, हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होंगे? जो भी इस चेयर के पास पार्टिकल्स होंगे, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। यही आपने लिखा कि जो हमारे पास बॉडी जो होगी, हर एक इस बॉडी के पास जितने भी पार्टिकल्स होंगे, हर एक पार्टिकल की क्या वेलोसिटी रहेगी? सेम रहेगी। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलेंगे मेरे पास एक बॉडी है, ये ऐसे ही बना लूं ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहेगा घर में। ये एक बॉडी हमारे पास है, ये बॉडी चल रही है, इसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स के पास है, ये है, इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2, इसकी वेलोसिटी होगी v3, इसकी वेलोसिटी होगी v3। अगर मैं ये बोलूंगा कि ये ट्रांसलेशन मोशन करता है, फॉर ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या होना चाहिए? v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4। समझ में बात आई क्या बेटे? क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास होता है ट्रांसलेशन मोशन, बट प्योर ट्रांसलेशन। कंडीशन है प्योर ट्रांसलेशन के लिए 100% जब ट्रांसलेशन हो जाएगा। समझ में बात आ रही क्या? बहुत सारी चीजें हैं, ये वाइब्रेट भी करता है साथ साथ में, ये रोटेट भी करता है साथ साथ में थोड़ा थोड़ा। तो पार्टिकल एटॉमिक लेवल पे अगर आप जाओगे, वहां पे कुछ डिफरेंट फिजिक्स मिलेगी आपको। बट हम प्योर की बात करते हैं, बस ये सिर्फ चल रहा है, हम मानते हैं कि ये सिर्फ चल रही है। ठीक है, जब ये सिर्फ चल रही है तो एवरी पार्टिकल को क्या होगी? सेम वेलोसिटी होगी। क्या होगी? सेम वेलोसिटी होगी। ग्रेट, वेरी गुड। तो हमारे पास यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो v होगी। तो ये v जो हमारे पास हर एक की वेलोसिटी जो होगी सेम होगी। तभी तो मैंने बोला कि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4। समझ में बात आई क्या? शाबाश, ग्रेट। नाउ अब हम बात करते हैं इस चीज की जिसको हम बोलेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। तो इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि जो वेलोसिटी जो है, हर एक की वेलोसिटी जो होगी वो सेम है। ठीक, तो हमारे पास v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3। इसी से मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन। ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अब ये समझ आया क्या? अब ध्यान से समझ। मेरे पास एक रॉड थी ऐसे, इस रॉड को मैं रिलीज कर रहा हूं, इस रॉड को मैं रिलीज कर रहा हूं इस तरीके। इस रॉड को मैं इस लेवल से रिलीज कर रहा हूं इधर तक। ठीक है, क्योंकि इसी से हमें असल में ओमेगा का वैल्यू पता चलेगा। तो ये हमारे पास एक रॉड है, इसको मैंने रिलीज किया, ये रॉड है मेरे पास। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इसके भी पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स सीधे चल रहे थे, लीनियर वेलोसिटी कर रहे थे, तो हर एक की वेलोसिटी सेम है। मैं मानता हूं कि इधर का पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल जो है और ये वाला पार्टिकल जो है, ये इसकी एक्सिस है। ठीक, क्योंकि मान ले ऐसे है ये ऐसे है, पहले ये रॉड मैंने इसको गिरा दिया इस तरीके से। आई बात समझ? यानी कि यहां से लेके यहां तक एक एंगल कवर हुआ ना। जब एंगल कवर होगा, पहले तो मुझे पता है ये सर्कुलर मोशन है, अब ये बॉडी है, ये पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है फिर? रिजिड बॉडी है ना। जब ये बॉडी जो है, ये स्केल है, ये रॉड है, एक रॉड हमारे पास है, ये पॉइंट नहीं है, ये हमारे पास अब रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी, इसको सर्कुलर मोशन थोड़ी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? रोटेशन मोशन। समझ में बात आई क्या? अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये हमारे पास पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी क्या? इस पार्टिकल को अगर मैं लीनियरली देखूंगा, यहां से लेके यहां तक, तो इसकी वेलोसिटी होगी, कुछ होगी ना। इसकी भी वेलोसिटी वही होगी इसकी, क्योंकि रिजिड बॉडी में जब लीनियर मोशन होती है तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। शाबाश। बट मुझे बता दो, यहां से लेके कितना दूरी पे है? r1 की दूरी पे। ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे होगा? r2 की दूरी पे। ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे होगा? r3 की दूरी पे। और ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे होगा? r4 की दूरी पे। जरा मुझे बता दो कि अगर मैं ये वेलोसिटी इधर की तरफ v वेलोसिटी है, इसका v1 वेलोसिटी है, इसका क्या है? इसका क्या है? क्या ये v1 v2 v3 बराबर है सारे? क्योंकि लीनियरली तो ये बराबर होंगे ना। जब ये यहां से लेके ये गिर रही है, इसका मतलब तो वेलोसिटी तो हो रही है, हर एक पार्टिकल तो किसी वेलोसिटी से नीचे आया होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस एक्सिस से आप इसको देख रहे हो, इस एक्सिस से डिफरेंट ना रेडियस पे है, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे है।
ये और ये हमारे पास एल की दूरी पे होगा ना, इससे कम होगा ये वाला, इससे कम होगा ये वाला। जब आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये R1 की दूरी पे है, ये R2 की भी दूरी पे है, ये R3 की दूरी पे है कि नहीं? वेलोसिटी नो डाउट ये रिजिड बॉडी है, वेलोसिटी हर एक की क्या होगी? सेम होगी। बट कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी सेम, लीनियर वेलोसिटी सेम है। तो मुझे बता दो, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो मुझे बता ये घूमेगा ना इस एंगल से, ये भी घूमेगा ना, ये भी घूमेगा ना, इनका इनके पास एंगल क्या होगा? कांस्टेंट, दैट इज अल्फा। ठीक है ना? तो मुझे बता दीजिए कि जब हमारे पास ये वाली डिस्टेंस, ये इस सर्कल में घूमेगा असल में, ये इस सर्कल में घूमेगा असल में, ये इस सर्कल में घूमेगा, क्या इनके पास सेम रेडियस है कि डिफरेंट रेडियस है? डिफरेंट रेडियस। वेरी गुड। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस मोशन में नो डाउट अल्फा एंगल तक जब ये कवर कर रहा है, इसमें जो हमारे पास एक चीज कांस्टेंट रह रहा है, सेम रह रहा है, बराबर है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पे v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3, है कि नहीं? है कि नहीं? तो मुझे बता दो कि जो हमारे पास यहां पे अब ध्यान से समझ मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे बता दो व्हाट इज ओमेगा। ओमेगा यहां से हमारे पास क्या होता है? ओमेगा यहां से लेके यहां तक जब हमारे पास ये आर डिस्टेंस है, तो मुझे बता दो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, वही है क्या? तो हमारे पास जब ये एक वेलोसिटी जब ये नीचे आ रहा है, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, सेम इस वाले मोशन में एंगुलर वेलोसिटी रहेगी सेम, बट लीनियर वेलोसिटीज क्या होंगे? डिफरेंट, बिकॉज ये अब मत ये लीनियरली चल रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, आर की डिफरेंस की वजह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनके पास, इस पूरी बॉडी के पास एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट डिफरेंट वेलोसिटीज हो जाएंगे, क्योंकि ये अब ये अगर लीनियरली चल रहा होता तब ये बराबर आता। तो मैं ये बोलूंगा आपको कि हमारे पास कांस्टेंट ओमेगा की वजह से इधर पे, बिकॉज जब ये रोटेट कर रहा है तो ओमेगा इसका कांस्टेंट रहेगा, बट यहां पे वेलोसिटीज जो होंगे इनकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज v1 v2 v3 है, v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज नॉट इक्वल टू v3। बट यहां पे जब ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, यही तो डिफरेंस है इन दो के बीच में, यहां पे हमारे पास लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और यहां पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बट इनके पास जो लीनियर वेलोसिटीज हो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं कांस्टेंट रहेगा? बिकॉज ओमेगा अगर सेम है बट आर की वजह से डिफरेंस है। देखो क्यों, v1 के बदले में लिख सकता हूं v1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R1, v2 के बदले में लिख सकता हूं ओमेगा इंटू R2, v3 के बदले में लिख सकता हूं ओमेगा इंटू R3। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। तो हमारे पास यानी कि इस एक्सिस के, अगर आप एक्सिस चेंज करोगे तब चेंज हो जाएगा, इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड इसका ओमेगा क्या हो रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बट डिफरेंट रेडियस की वजह से इस सर्कल में, पूरे सर्कल में ओमेगा क्या रहेगा? इस सर्कल में ओमेगा क्या रहेगा? समझिए बात। अगर हम एक एक पॉइंट, अब हम एक एक पॉइंट को नहीं देख रहे, अब हम रिजिड बॉडी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? रिजिड बॉडी को। तो मुझे यह समझ आ रहा है कि v1 जो होगा ओमेगा इंटू R1 है, ओमेगा इंटू R2, R1 R2 बराबर नहीं है। जो इस पॉइंट पे चल रहे हैं क्या उनकी वेलोसिटी हर एक की सेम होगी? मैं बोल रहा हूं फिर से, मैं बोल रहा हूं अगर ये पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट चल रहा है, इधर से चल रहा है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स इस सर्कल में चल रहे हैं, अब उनके पास ओमेगा तो सेम है, आर भी तो सेम है, तो हर एक की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। मैंने आपको सर्कुलर मोशन में शायद पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उनके पास सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको बोला था हमने, ठीक है ना? तो वहां पे वेलोसिटी क्या रहेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन इज सेम, ठीक है? तो हमारे पास इस पार्टिकल में, इस रेडियस पे जितने भी आपके पार्टिकल्स घूमेंगे उनके पास, इनके लिए भी सेम है, बट ये एक ही सर्कल में नहीं चल रहे हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स में चल रहे हैं। तो हमारे पास v1 v2 v3 बराबर नहीं है, बट इसका ओमेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा। समझ में बात आई क्या? जैसे कि हमारे पास लीनियर में क्या रहा? v से, यहां पे क्या रहा? ओमेगा से। समझे बात आ रही क्या? यहां पे हमारे पास ये तो घूम नहीं रही है, ये तो सिर्फ चल रही है, इसलिए यहां पे एंगुलर इफेक्ट नहीं आएगा, बट यहां पर एंगुलर इफेक्ट है। लिखो, दोनों लिखो आराम से। किसी के पास स्केल है क्या बड़ी? वो बड़ी वाली स्केल होती थी ना।
आया समझ? लिख लिया क्या? तो इसका मतलब हम लिखेंगे प्योर रोटेशन मोशन में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है बट लीनियर वेलोसिटीज आर नॉट सेम, या लीनियर वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल। हाँ, देखो इन केस ऑफ प्योर रोटेशन मोशन, पॉइंट लिख लो, इन केस ऑफ प्योर रोटेशन मोशन, in case of pure rotational motion, pure rotational motion, angular velocities are same, angular velocities are same, but linear velocities are not equal, but linear velocities are not equal। ये दो कंडीशंस लिख लेना, अपनी जगह पे रखना। समझ आया क्या बात? शाबाश। देखो मैकेनिक्स की जर्नी कहां से कहां आई, जो आपने जब अपने काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसने भी पढ़ाया था, ध्यान से समझना। पहले हमने देखा हम कहां पर पहुंच रहे हो, लास्ट पे मैकेनिक्स ये वाला पार्ट कहां पे खत्म हो जाएगा, समझना में हमें कहां कहां जाना है। देखो पहले आपने देखा कि एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी जो है वो सिर्फ चल रही थी, है ना, पॉइंट मास था। अब फिर इसके बाद सर्कुलर मोशन में आपने क्या माना, इस सेंटर, इसका सेंटर ऑफ द मास था, यानी कि इसको आपने एक पॉइंट माना था, पॉइंट मास माना था। सर्कुलर मोशन में आपने क्या किया, सर्कुलर मोशन में आपने इसको घुमाया, यानी कि आपके पास सर्कुलर पाथ आया, बट ये भी कंसिडर हमने क्या किया, पार्टिकल किया, ठीक ना। अभी तक हम सिर्फ पॉइंट मासेस की बात कर रहे हैं। अगर हमने अब यहां पे फिर इसके बाद हमने इधर से थोड़ी दो चीजें किए थे, इधर से हमने दो पाथ, यहां पे हमने सिर्फ पाथ पढ़ा था स्ट्रेट, या तो हमने पाथ पढ़ा था 1D का एक्स एक्सिस का, या तो पढ़ा था वाई एक्सिस का, या तो पढ़ा था जेड एक्सिस का, स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक। फिर इसके बाद जब प्रोजेक्टाइल में गए थे वहां पे आपके पास पाथ जो आया था थोड़ा सा रेक्टिलिनियर पाथ आया, आया नहीं आया, अब थोड़ा सा सेमी सर्कुलर पाथ आया, दैट मींस कुछ वो रहता था स्ट्रेट, कुछ वो बनता था क्या, सर्कुलर। समझे बात आ रही, बॉल यहां से आ रही, फिर उसके बाद स्मूथ चली, तो हमारे पास ये होगा। अब हमारे पास हम जो बात करने वाले हैं, अब हमने पॉइंट्स को छोड़ा बिकॉज हमने सेंटर ऑफ द मास तक पढ़ा हमने, अब हम बॉडीज की बात करते हैं, यानी कि जब जहां पे मल्टीपल पार्टिकल्स होंगे, समझ में बात आई क्या, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं नाउ। अभी तक हमारे पास सिर्फ मास की हम बात कर रहे थे, ठीक है, सिर्फ जहां पे चाहे सर्कुलर मोशन को पढ़ा तो मास की बात हुई, चाहे हमने लीनियर मोशन को पढ़ा तो मास की बात हुई, क्लियर। अब हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया की, जो आपने बोला इट इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रोटेशन मोशन या रोटेशन इफेक्ट। रोटेशन इफेक्ट को जो क्या करेगा, अपोज करेगा, उसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। ध्यान से समझना मैं कैसे पढ़ाऊंगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया को। अब क्या हमारे पास ये बॉडी जो होगी वो स्मूथ या यूनिफॉर्म हो सकती है या इरेगुलर भी हो सकती है, क्योंकि रिजिड बॉडी कुछ भी हो सकती है। रिजिड बॉडी में सिर्फ एक ही चीज है हमारे पास, वो दो पॉइंट्स के बीच में जो दो अपने दो पॉइंट चूज किए हैं, उन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस जो होनी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड, ग्रेट। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, इधर पे मैं मानता हूं मैंने एक एक्सिस ले ली, एक्सिस ले ली मैंने, क्योंकि एक्सिस लेना जरूरी है बिकॉज इस बॉडी को किसी ना किसी पॉइंट के अक्रॉस तो घुमाना है ना। अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, इस दरवाजे में क्या फर्क है, ये दरवाजा घूमता है ना, इसकी एक्सिस है कोई, कौन सी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है। अगर आप किसी पार्क में गए होंगे, उसकी एक्सिस होती है सेंटर पे, ठीक है, तो वहां पे यहां पे होगा तो एक पर्सन यहां से आ रहा है, दूसरा पर्सन यहां से एंटर हो रहा है, समझ में बात आ रही है क्या, तो वो भी एक्सिस ही होगी ना। वो दैट मींस जब रोटेशन की बात हो रही है, दैट उसके टाइम पे आप उस रिजिड बॉडी की एक्सिस के ऊपर बात कर रहे हैं, समझ में बात आ रही है क्या। अगर ये इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, दैट मीन ये ऐसे घूमेगा ना, समझ में बात आ रही है। ये मान लो ये सेंटर है, इसके अक्रॉस ये है, ये ऐसे घूम रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जब ये ऐसे घूमेगा, ठीक, तो इस तरीके से घूम रहा है। एक्सिस कौन है, ये वाली जो है, जहां पे मेरे पास पेन है, तो पेन के अक्रॉस से घूम रहा है। तो ये मेरे पास, मुझे बता दो कि अगर ये बॉडी हमारे पास, ये इसकी एक्सिस है, कुछ मासेस जो इस बॉडी के, बॉडी एक ही है,
कुछ मासेस इस वाले साइड से हैं, कुछ मास इस वाले साइड से हैं। जब ये घूमेगी क्या हर एक का ओमेगा सेम होगा? ओमेगा की बात कर, ओमेगा तो सेम होगा बट वेलोसिटीज डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। V1 V2 V3 डिफरेंट होगा बट ओमेगा क्या होगा? रिजिड बॉडी का ओमेगा क्या रहता है? सेम। घूमने वाला इफेक्ट क्या रहेगा इसका? सेम रहेगा। दैट मीन ये बॉडी घूम रही है, एक पार्टिकल थोड़ी घूम रहा है, ये बॉडी घूम रही है। जब ये बॉडी घूम रही है इस तरीके से, यानी कि मैं बोलूंगा कि एक बॉडी जो होगी अबाउट एक्सिस वो ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा एवरी पार्टिकल के लिए क्या होगा? सेम होगा। समझ में बात आई क्या? अब ये जो पार्टिकल घूम रहा है, मुझे बता दो, एक्सिस आपने ये ले ली, एक्सिस की बात जरूरी है। एक्सिस आपने ये वाली ले ली, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी लेनी होगी, जो भी आप नाम दोगे, ए बी एक्सिस ले लो, ठीक है। तो मैंने आपको छोड़ा, आप एक्स एक्सिस से आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं लूंगा, मैंने लिए ए एक्सिस ए बी एक्सिस, कोई जनरल एक्सिस। कुछ मासेस इस रिजिड बॉडी को इधर से होंगे, कुछ मासेस इधर से होंगे। समझ में बात आ रही है क्या? अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा क्या होगा। मैंने कंसिडर किया मेरे पास एक मास m1 है, ये मेरे पास मास m2 है, दिस इज मास m3, this is mass m4, same is the case, this is mass mn। इनफाइनाइट मास है ना, कितनों का करेंगे, ठीक। अब मुझे पता है कि जो घूमता है ये, इसका घुमाने वाला इफेक्ट क्या रहेगा? सेम। समझ में बात आ रही है क्या? आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने माना कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है बेटा। सेंटर ऑफ द मास से आसान निकालता है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, क्योंकि यहां पे आपको वेक्टर फैक्टर नहीं करना पड़ेगा। समझ बात आ रही है क्या? वेरी गुड, ग्रेट। अब मुझे बताइए ये हमारे पास कितना वैल्यू होगा? R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज Rn, दिस इज जो भी हमारे पास 4 था ना, ये दिस R4। ये है क्या? जब ये पार्टिकल घूमेगा मुझे बता दो इनकी वेलोसिटी सेम होगी कि अलग अलग होगी? वेलोसिटी की बात करता हूं, अलग अलग होगी। क्या इसके पास ओमेगा सेम होगा? पूरी बॉडी के लिए हर एक पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा, बट हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से नहीं चल रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेलोसिटीज आर डिफरेंट बट ओमेगा आर सेम। समझना बात मैं कैसे निकालूंगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया की इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि अगर इसकी वेलोसिटी में मानता हूं, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3, इसकी वेलोसिटी vn, इसकी वेलोसिटी v4, वही है क्या? तो मुझे बताइए, ये मेरे पास डाटा है, मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरे रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ईच एंड एवरी पार्टिकल की लिख लूं। क्या लिखूंगा? ईच एंड एवरी पार्टिकल की क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा। तो मुझे बता दीजिए कि मैं ये लिखता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², है ना यही फार्मूला जनरली। सर ये कैसे क्यों नहीं लिख सकते आप इस रिजिड बॉडी का? बिकॉज अब रिजिड बॉडी है, अब मल्टीपल मासेस है, ईच एंड एवरी पार्टिकल जो है इंडिविजुअली जी रहा है, तो मुझे इंडिविजुअलिटी को देखना पड़ेगा ना। समझ में बात आ रही क्या? इसकी वेलोसिटी अलग है। अभी तक हम बात करते थे सेंटर ऑफ मास की, हम बोलते थे कि अगर पार्टिकल जो चल रहा है, बॉडी जो चल रही है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मानते थे ना। बट यहाँ पे सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ मास नहीं मानना है, यहाँ पे हर एक पार्टिकल अलग अलग से इस एक्सिस से। क्लियर बात? तो मैं क्या लिखूंगा? मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है, अब मैं पूरे हर एक पॉइंट की मैं इक्वेशन लिखूंगा। मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी जो होगा रिजिड बॉडी का, मैं लिखूंगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर हम कर सकते हैं क्या, प्लस 1/2 mn vn स्क्वायर, वही है क्या, vn स्क्वायर। ग्रेट, शाबाश। अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा यहां पे क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिखूंगा 1/2 m1, इसके बदले में लिख सकता हूं कि ओमेगा इंटू r1 का स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा हर एक का सेम है, बिकॉज ये बॉडी जो है ये घूम रही विद द हेल्प ऑफ द ओमेगा हियर, तो हर एक पार्टिकल सेम ओमेगा से घूमेगा। क्लियर क्या? तो मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 1/2 m1 और यहां पे लिखूंगा मैं ओमेगा इंटू r1 का होल स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? प्लस यहां पे 1/2 m2 तो वही मास है, इस v2 के बदले में लिखूंगा ओमेगा r2 का होल स्क्वायर, प्लस सो ऑन एंड सो फोर। अब तो क्या लिखेंगे यहां पे 1/2 इंटू m n इंटू ओमेगा n इंटू आर एन का स्क्वायर, वही है क्या, क्योंकि ओमेगा ही तो होगा। ठीक, तो क्या कर सकते हैं यहां पे, हम दो चीजों को कॉमन ले सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं लूंगा यहां से 1/2 को कॉमन लेंगे क्या,
और यहां से मैं यहां पे लिखूंगा, मैं ओमेगा को मैं कॉमन लूंगा क्योंकि ओमेगा हर एक के लिए सेम है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा M1 R1 स्क्वायर, वही है ना, स्क्वायर को लूंगा कॉमन यहाँ पे, है ना। ये v के बदले है ना ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू आर। तो इसका होगा स्क्वायर, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ग्रेट। तो हमारे पास M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 प्लस सो ऑन एंड सो फोर अप टू MN RN स्क्वायर। कुछ नया आ रहा है ना दिमाग में आपको। दैट मीन्स 1/2 तो सही है, वेलोसिटी के बदले आया ओमेगा, बिकॉज घूमने वाला इफेक्ट है तो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। सही है, मास तो मिसिंग है, बिकॉज अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, ये काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आ गई, अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, 1/2, यहां पर भी, यहां पर भी। यहां पे मुझे पता है कि ये घूम रही थी, तो वेलोसिटी के बदले, लीनियर वेलोसिटी के बदले लिखूंगा ओमेगा, है ना। तो यहां पर भी वी स्क्वायर, यहां पर भी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बट मास के टर्म मिस है, मास की टर्म मिस है। तो मैंने बोला आपको कि मास को हम रिप्लेस करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो ये जो टर्म आएगी हमारे पास, इसी को मैं नाम क्या दूंगा, इसी को मैं नाम दूंगा आई। क्या नाम दूंगा, आई। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है, मैंने अभी डेराइव नहीं की काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, बस मैंने बोला आता कहां से है। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। जरा आप इक्वेट कर दो, 1/2 ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, आई के बदले हमारे पास क्या है, मास। तो दैट मींस मैंने बोला था जिसका मास ज्यादा उसको चलाना मुश्किल है, जिसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ज्यादा उसको घुमाना मुश्किल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारे पास रोटेशन डायनेमिक्स में क्या करते हैं, घुमाते हैं बॉडी को, और लीनियर मोशन में क्या करते हैं, चलाते हैं बॉडी को। सब समझ में बात आई क्या। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया किसके बराबर होगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फॉर MN RN स्क्वायर। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया की इक्वेशन है जिसको हमें पढ़ना है। तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया लास्ट पे MOI जिसको बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। वो किसके बराबर होगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो फोर अप टू MN RN स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। समझ आई क्या बात, शाबाश। हो गया बच्चा। देखो बच्चा यहां की ओर लिखो, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया पता चला ना, हमने हमने पहले तो इसके डिफाइन किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा इसका यूनिट क्या बनेगा,
व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि आई शून्य बराबर ओवर वन। ये अगर मैं टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या बनेगा? टोटल मास बनेगा। m को लिख सकते हैं क्या? r1 प्लस r2 को हम टोटल r लिखेंगे क्या? तो बनेगा ना ओवरऑल mr स्क्वायर, वही बनेगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना? हमारे पास बनेगा mr स्क्वायर। ये तो फार्मूला असल में बन गई ना जनरल मास के लिए। तो अगर मैं इसके लिए केजी लिखूंगा, आप फार्मूला ये याद रखोगे, केजी यहाँ पे क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका यूनिट जो बनेगा केजी मीटर स्क्वायर बनेगा। क्लियर बात? शाबाश, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, इसका यूनिट क्या बनेगा जरा बताओ? m1 l2 t0 है ना? टाइमर है इसमें? शाबाश। नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया डिपेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया डिपेंड्स, आया है सवाल। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया डिपेंड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहां पे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन डालोगे उतना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया वेरी करेगा, ठीक है। दूसरा, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ द रोटेशन पे तो डिपेंड कर ही रहा है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या? ये मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया डिपेंड करने वाली चीज है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक, एक्सिस ऑफ द रोटेशन पे। दूसरा, वो अगर आपने ये बोला कि अगर आपको कहीं पे किसी एक्सिस के अबाउट एक मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया आएगा, अगर आपकी एक्सिस चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली क्या चेंज होना चाहिए? मोमेंट ऑफ द इनर्शिया चेंज होना चाहिए, है कि नहीं? अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि मेरे पास मास का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मास उधर इधर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी के ऊपर एक दो सवाल करते हैं, ध्यान से समझना। जरा लिखो क्वेश्चन, लिखो a rod is made up of, a rod is made up of aluminum and iron, aluminum and iron. In which of the following is correct from the configuration? In which of the following is correct from the configuration? In which of the following is correct from the configuration? In which of the following is correct from the configuration? ध्यान से समझना configuration क्या है बेटे मेरे पास। इनके पास लेंथ सेम है, एक्सिस ऑफ द रोटेशन सेम है। इसके लिए भी एक्सिस ऑफ द रोटेशन ए बी है, इसके लिए भी एक्सिस ऑफ द रोटेशन ए बी है, ठीक। इसका जो हमारे पास L/2 तक, जो पहला जो L/2 है, क्योंकि अगर इसकी लेंथ L है, L/2 तक जो इसका जो बना हुआ ये आयरन का बना है, और ये हमारे पास दूसरा किसका बना था? अल्युमिनियम का। ये L/2 बना है, क्योंकि मैंने बोला था ना ये दो चीजों का बना है। ये जो रॉड है इसका जो L/2 जो है डिस्टेंस, वो बना है किसका? अल्युमिनियम का, और ये बना है आयरन का। इसके लिए हमारे पास जो है, इसके लिए I1 है, इसके लिए I2 है। तो मैंने आपको बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, I1 इज इक्वल टू I2। ऑप्शन नंबर बी, I1 इज ग्रेटर देन I2। ऑप्शन नंबर सी, I1 इज लेस देन I2। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। बताइए
मैंने बोला आपको पहले तो ये डिसाइड कर लो अल्युमिनियम बारी की आयरन बारी है। मैंने ये नहीं बोला कि 1 किलो आयरन है 1 किलो अल्युमिनियम, वो तो बराबर बराबर है। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि जो हमारे पास एक रॉड जो है वो दो चीजों का बना होता है, इसका आधा पार्ट जो होगा वो अल्युमिनियम का बना है और आधा पार्ट जो वो आयरन का बना है। जितना मास एक्सिस ऑफ द रोटेशन से दूर जाएगा उसके लिए आर का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, उतना मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया बढ़ेगा, उतना मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया बढ़ेगा। समझे बात आ रही है? जितना हमारे पास क्या होगा, जो हमारी जो कम मास होगा, ज्यादा मास जो होगा एक्सिस ऑफ द रोटेशन से नजदीक होगा, तो बड़े मास के लिए कम मास के लिए एक्सिस आर का वैल्यू क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो उसका मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। बिकॉज आप ही तो बोल रहे हैं, आप ही तो बोल रहे ये कि जो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे एम आर स्क्वायर। तो जब बड़ा मास कौन सा है इसमें, आयरन है ना, ज्यादा ज्यादा मास तो आयरन का होगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, जो बाहर की तरफ ज्यादा मास वाला होगा वो क्या करेगा, वो उसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ज्यादा होगा। समझ में बात आ रही है क्या? अब ध्यान से समझना। आपने देखा है वो जो घर में वो बूढ़े होते हैं ना, जो ना पाउच शेप में होते हैं, पाउच शेप में, अच्छा ठीक है, तो उनके पास होता ना वो, उसका जो ऊपर वाला पार्ट जिसको पकड़ते हैं, थाप, ठीक है ना, वही है ना। हाँ, अगर आप जो ना वो उसके पास होता है वो जिससे वो उठता है बैठता है चलता है ऐसे ऐसे करते, ठीक है, वही वाला। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको उस जहां से वो आयरन लगा के होता है ना थप, जहां से वो बारी होता है, अगर आप उस तरीके से घुमाओगे ना उसको, आपको हल्का लगेगा वो। अगर आप उसके नीचे वाले साइड से लगो जहां से वो थप, अपोजिट साइड में, आपको लगेगा वो बहुत भारी है। यही केस है, ठीक है। जब बाहर आयरन वाला पार्ट बाहर होगा ना, आप उसको घुमाने की कोशिश करो, आपको मुश्किल लगेगा उसको घुमाना। घुमाने का मतलब ही तो मैंने बोला, अगर आपको अपोज कर रहा है कोई चीज घुमाने से, रोक रहा है घुमाने से कोई चीज, वो तो मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया है। तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया किसका ज्यादा फिर, I2 का। I2 इज ग्रेटर देन I1, ये है ना फिर सी पार्ट, आंसर है सी पार्ट, ठीक है। रोटेशन मुझे ऐसा इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता है, चलो लिखो, ये मैं जबरदस्त पढ़ाता। रोटेशन, सर्कुलर मोशन है रोटेशन, ये मेरा फेवरेट चैप्टर। हो गया क्या? दूसरा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक, अब आपको कंसेप्ट समझ आया क्या? अब मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था जो मैंने इससे पहले वाला करा, ये वाला है एआईपीएमटी में, ठीक है। तो जो एएफएमसी में भी होता है ना, एक एग्जाम होता है, उसमें भी आया है वो। तो हमारे पास क्या है सवाल, सवाल है ये कि ये जो हमारे पास ये वाली जो डिस्क है, ये बनी हुई है वुड की, किसकी, वुड की बनी हुई, और ये बना है आयरन का। इसका एक्सिस ऑफ द रोटेशन जो है वो सेंटर से पास हुई हुई है, यू नो क्रॉस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वहां पे क्रॉस नहीं होगा। मैं लिखाऊंगा लैंग्वेज सेम जैसी क्वेश्चन में आई थी, ताकि आप लैंग्वेज को पकड़ पाओगे। बिकॉज अगर रोटेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली मुश्किल लगता है, वो लगता है एक्सिस ऑफ द रोटेशन से, ठीक। तो एक्सिस ऑफ द रोटेशन को आपको दिमाग में आना चाहिए। अब ये जो है ये वाला बना है आयरन का, और ये वाला बना है किसका, वुड का। वुड बारी क्या आयरन बारी, आयरन है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास है, ये क्रॉस है, ये हमारे पास ये वाला जो है ये आयरन है, और ये हमारे पास क्या है, वुड है, ठीक है। अब बताना ये है कि जो एक्सिस जो दोनों फिगर्स में जो है वो पास हो रही है फ्रॉम द सेंटर या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सेंटर मीन इज दैट ये भी सेंटर ही है, ऐसे पास करोगे वो भी सेंटर है, ऐसे पास करोगे वो भी सेंटर है। सर फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब ऐसे सेंटर एक्सिस पास हो जाएगा तो ये घूमेगा इस तरीके से, ऐसे पास करोगे तो ये घूमेगा इस तरीके से, जिनसे तो वाह करें जैसे वो करते हो ना आप, ठीक है ना। अलबत्ता वो एंड पे होता है, जो आप ऐसे बोल रहे हो कि अगर आप ऐसे इस तरीके से को पास करोगे ये हाफ हाफ घूमेगा, वो अलग हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूं इस तरीके से घूमे तो इस तरीके से घूमेगा ये। समझ में बात आ रही है क्या? तो किसका मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका सर बाहर की तरफ होगा। समझ में बात आ रही है क्या?
तो हमारे पास ये वाला वैल्यू जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, तो हम इसको बोलेंगे आई। चलो इसको मैं मानता हूं फिगर ए, इसको मैं बोलता हूं फिगर बी। आई ए इज ग्रेटर देन आई बी से। रीजन क्या दोगे? रीजन ये है कि जो हमारे पास वुड जो होगा वो थोड़ा सा हल्का होता है एज कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, फिगर का साइज बराबर है, फिगर में कोई डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, बस मटेरियल अंदर बाहर किया है, उधर इधर किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये आया समझ? पहले मैं कराऊंगा कॉम्प्लिकेट सवाल, बाकी जो है वो स्क्वायर पे रखेंगे, बाकी जगह पे रखेंगे, वो आसान है। फिर वो एक्सरसाइज पास करा दो, M1R1 स्क्वायर लिख लो तो वो आएगा फिर। ठीक है, पहले वो चीजें करेंगे जो अभी नहीं आए हैं बट आने वाले होंगे। ठीक है, आपको मैं याद आऊंगा मी में, पक्का, ये गारंटी है। फिर आते हैं ना आप ही बच्चे जो निकलते हैं ना मेरे से पढ़ के, फिर वो आते हैं मेरे पास, यार क्या आप बोल रहे थे उस टाइम। ओके सुन, क्योंकि इंसान अपनी मेहनत इतनी करना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मेरे से ज्यादा कोई करता नहीं है। ठीक है, जब आपको लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं तो दैट मीन आपको कोई रोक ही नहीं सकता है ना, क्योंकि मेहनत ही तो ऐसी चीज है जो इंसान को कामयाबी देता है, जब आप सबसे ज्यादा करते हो। ठीक है, तो मुझे बता दो कौन रोकेगा आपसे, यही चीज है। अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग, मैं मानता हूं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, बस 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 बस, शाबाश। जरा लिखो क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रिपलेट ट्रायंगल, ऑफ ट्रिपलेट ट्रायंगल। ट्रिपलेट मतलब जो पता क्या गो, 3 5 तो 4 बोले ट्रायंगल। ठीक है, विथ डिफरेंट, विथ डिफरेंट, विथ डिफरेंट, एक क्वेश्चन है इसको मैं 3 बनाता हूं, आया एक ही है। विथ डिफरेंट एक्सिस, विथ डिफरेंट एक्सिस। देखो बेटा क्या मैं सवाल बोल रहा हूं, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास सी पॉइंट है। इस इक्वल ट्रायंगल, ये रॉड्स का नहीं बना है, ये मासेस का बना है। अब मुझे बता दो, मैंने पहली एक्सिस पास करी इस वाले साइड से, ये एक्सिस है पहले। ठीक है, ये पहले एक्सिस है। पहले फिगर में ये एक्सिस है, तो मुझे बता दो इसका जो साइड है, ये 4, ये 3, ये 5, इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं ना। शाबाश। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास यही है, सेम साइज की। इस टाइम पे एक्सिस चेंज हो गई, एक्सिस मैंने लाई है। ठीक है, तीसरी ट्रायंगल हमारे पास सेम ही है, तो एक्सिस हमारे पास टाइम ये है, एक्सिस हमारे पास ये है। आपको बोलना है कि सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया किस पे होगा, ये ए, ये बी और ये सी। सर इसका तो दूर दूर तक कुछ इक्वेशन के साथ लेना देना ही नहीं है, मत ना है। मैं आपको बताऊंगा क्या मसला है। देखो, मैंने आपको बोला जितना एक्सिस से मास दूर होगा उतना ज्यादा इनर्शिया ज्यादा होगा, जितना एक्सिस के नजदीक मास ज्यादा आएगा उतना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कम होगा। समझ में बात आई क्या? जितना एक्सिस के नजदीक मास होगा उतना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कम होगा, जितना एक्सिस से मास दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने देखा वो वाली गेम एक है जिसका वो, जिसके हाथ में वो होता है वो वाला, उसका वो सामने वाला पार्ट जो होता है जिससे बॉल को मारते हैं उसको ऐसे थ्रू करता है, तो पता नहीं इस गेम का नाम क्या है। सामने वो होता है वो वाला मोटा जैसा,
वो अलग, एक वाला ये नीचे वाला नहीं, वो हवा में होते वो प्लेयर, हाँ जो भी कुछ है। तो इसके सामने वो उसका मूवमेंट देने से इतना बड़ा ज्यादा होता, उसकी मतलब मुझे से अगर वो उसको उठाएगा, मैं शॉट मारने से पहले खुद बाउंड्री लाइन से बाहर हुआ होगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसका मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया, पहले वाला मास जो होगा सामने वाला जिससे वो मारता है उसको, जहां पे उसको पकड़ता है वहां पे पतला होता है, फिर सामने वाला वो मोटा होता है। ठीक है, तो मास किधर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट है? हाथ से दूर। तो इसका मतलब जब इसको ये घुमाएगा उसके लिए बहुत ताकत होना चाहिए। समझ में बात आ रही है? कि ताकि इसको घुमाने में बहुत ताकत लगती है। तो ये मैं बोल रहा हूं आपको कि जितना जब आप एक्सिस को पास कराओगे ना, मुझे बता दो इस एक्सिस पे कितना मास आएगा? 4 सेंटीमीटर का। इस एक्सिस पे कितना मास आएगा? 3 सेंटीमीटर का। इस एक्सिस पे कितना मास आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा मास कहां पर नजदीक है एक्सिस से? यानी कि ये वाला 5 वाला। क्योंकि हमारे पास देखो आसान बना के दिया मैंने सवाल को, ये वरना इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं ये हमारे पास 4 है, यहां से हमारे पास ये 3 है, ये हमारे पास ये 5 है कि नहीं? मैंने बोला कि जब एक्सिस पास हो जाएगा, मास तो यहां पर भी होगा ना, इधर से भी मास होगा, इस एक्सिस के नजदीक भी तो मास होगा, इस एक्सिस से भी तो मास होगा। मुझे बता दो सबसे ज्यादा मास कहां पर एक्सिस के नजदीक होगा? जहां पर लेंथ ज्यादा होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। आप समझ लो ये ट्रंगल है, ये ये ट्रंगल है, कॉपी जैसा है ये, ट्रंगल है ये। ठीक है, जरा ये दे दो, पेज है किसी के पास? पेज है? पेज एक दे दो, दे दो दे दो, इधर ही कर लगे हम बगैर ग्रेविटेशन। ऐसा समझ लो, ये एक ट्रंगल मान लो आप। ठीक है, बनी तो नहीं है तो बट मानेंगे हम ये ट्रंगल है। अब समझो 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 बस। ये हाइट है, ठीक, इसकी लेंथ कितनी है? 3 मीटर। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, इसकी लेंथ कितनी है? 5। तो एक बेस भी तो होगा जिसकी कितनी है? 4। मुझे बता दो ये पूरा सॉलिड है ना, ये शीट है, ट्रिंगुलर शीट है। तो मैंने पहले एक्सिस यहां से पास करी, तो मास कितनी, मतलब जो ये एक्सिस है इसके, इसका मास कितने कितनी लेंथ का होगा? 4 का। तो दैट मीन 4 सेंटीमीटर पे ही तो इसका मास नजदीक नजदीक होगा। सबसे कम मास कहां पर नजदीक होगा? 3 पे। सबसे ज्यादा कहां पर होगा? यानी कि जहां पे एक्सिस कवर ज्यादा मास करेगा, ज्यादा मास किस जगह पे कवर करेगा? 5 पे। 5 पे। 3 पे सबसे कम, 4 पे उसे उसे कम, उसे ज्यादा, ठीक ना? तो दैट मीन सबसे कम, सबसे ज्यादा मास कहां पे कवर करती है एक्सिस? 5 पे। जिधर पे मास एक्सिस के नजदीक ज्यादा होगा होता ना, मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा? कम होगा ना। तो आईसी का वैल्यू क्या होगा फिर? सबसे कम। हाँ, जिधर पे एक्सिस से एक्सिस की तरफ ज्यादा मास होगा, देखो ये एक्सिस जो ये 5 सेंटीमीटर तक फैली हुई है, ये एक्सिस 3 ही सेंटीमीटर तक फैली हुई है, ये एक्सिस 4 सेंटीमीटर तक फैली हुई है। जो सबसे ज्यादा लेंथ का एक्सिस होगा उधर पे ज्यादा मास होगा ना। जिधर पे ज्यादा मास होगा उधर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। क्योंकि दूर रखना है, जितना आर का वैल्यू बढ़ेगा स्क्वायर के साथ बढ़ रहा है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे पास, मुझे बता दो कि जो हमारे पास यहाँ पे इस एक्सिस से ये वाली जो डिस्टेंस होगा, तो हमारे पास ये आई सी का वैल्यू होगा। इसको ए बोलता हूं मैं, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोला। तो ये 4 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 5 है। तो मैं बोलूंगा फिर आई बी जो हमारे पास होगा जब सबसे ज्यादा होगा क्या? किसे किसे ज्यादा होगा? आई ए से। आई किसे ज्यादा होगा? आई सी से। समझ कुछ आया क्या? शाबाश। आया? ओके, ग्रेट। नाउ अब मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट इज द, मतलब जो हम वैल्यू निकालेंगे एक्सिस के अबाउट। समझना बात आओ, जरा लिखो, लिखो। थ्री इक्वल मासेस, थ्री इक्वल मासेस,
three equal masses are placed at three equal masses are placed at three equal masses are placed at the vertices of equilateral triangle. Vertices of equilateral triangle. Calculate equilateral triangle. Calculate moment of inertia. Calculate moment of inertia. Calculate moment of inertia for different axes. For different axes. देखो ध्यान से समझना क्या मतलब होता है एक्सिस का, हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट आएगा आंसर, समझना। मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इधर पे हमारे पास मासेस है, दिस इज एम मास और एम मास। देखो कितना आसान है अब निकालना, क्या मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। मैं पहली फिगर में जो एक्सिस में पास करता हूं इस मास के थ्रू करता हूं, क्या इस एक्सिस से ये मास कितना दूरी पे है, ए की दूरी पे मान ले। इस एक्सिस से ये मास कितना दूरी पे है, ये वाला मास a/2 की दूरी पे होगा ना, हाफ है ना ये, शाबाश। कितनी दूरी पे होगा, a/2 की दूरी पे होगा। इस एक्सिस से ये वाला मास कितनी दूरी पे होगा, ग्रेट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ द इनर्शिया I इज इक्वल टू I1, इसका I1 प्लस I2 प्लस I3। पहले 2-3 क्वेश्चन में ऐसे ऐसे कराऊंगा फुल फिर इसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो मुझे बता दो I इज इक्वल, इसके बदले में लिखूंगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, ग्रेट। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया किसके बराबर हो जाएगा, इसका m मास है और बट इसका 0 है ये, प्लस इसका m मास है बट इसका a स्क्वायर है क्योंकि ये दूरी है ना a की दूरी पे, प्लस r कौन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, ठीक है ना। तो हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, m इंटू a/2 का स्क्वायर, क्लियर है क्या। I का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर बाई 4, वही आएगा क्या। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना बनेगा, वो बनेगा 5 ma स्क्वायर बाई 4। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस। नहीं है समझ, 4 m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाई 4, 5 m स्क्वायर बाई 4 है ना। हो गया क्या। अगर एक्सिस को चेंज करेंगे आप, मैं क्वेश्चन सेम रख रहा हूं, बस एक्सिस को चेंज करें, जितना एक्सिस के नजदीक मास होगा उतना उसके पास चांसेस है। मुझे बता एक बात, अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ और सुन गुपन्स, इस क्वेश्चन पे आप वापस आते हैं, किधर गया सवाल, देखो अब समझ आ जाएगा क्या मैं बोल रहा था अभी। यहां पे जब एक्सिस आगेगा दैट मींस 4 सेंटीमीटर तक जो मास होगा उसका कोऑर्डिनेट 0 बन रहा है, सिर्फ 4 का बन रहा है, आया समझ। आप जो एक्सिस के नजदीक मास होगा यानी कि जो एक्सिस इस एक्सिस पे मास आएगा उसका 0 हुआ ना, जैसे कि उस मास का हुआ 0, तो दैट मींस 4 सेंटीमीटर तक जितना भी मास आएगा, मास तो इन चारों का सेम है, तीनों का सेम है, बट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तक जो मास आएगा वो 0 हुआ, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बनेगा उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया आएगा। यहाँ पे सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक जो मास आएगा उसका 0 हुआ, बाकी जो मास बचेगा उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया आएगा। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तक 0 आएगा, बाकी जो बचेगा उसका मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया है। सबसे ज्यादा 0 किस मास का हुआ, सबसे ज्यादा, हाँ किस मास का 0, इसका हुआ, जिसका सबसे ज्यादा 0 हो जाएगा उसका कम बचेगा ना मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया, इसीलिए मैंने बोला ये ज्यादा है ये कम है। आई बात समझ, सबसे कम 0 किसका हुआ, इस मास का, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया किसका बचेगा, इसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए मैंने बोला इसका ज्यादा है, इसका कम है
और ऐसे इसे भी काम है। आया समझ? ये लॉजिक था। अब जरा देखो, इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट एक्सिस से करता। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, ये हमारे पास है मास, इक्वल मास है बेटा, एम मास, एम मास, एम मास। मुझे बोलो, अगर मैं इसे एक्सिस पास करता हूं बच्चा, तो यहां पे हमारे पास कितनों का जीरो हुआ? 2 का जीरो हुआ। अब बचेगा कितने का? 1 का। ठीक है ना? तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कम होगा उससे कि ज्यादा होगा? कम होगा सर। समझ में बात आई क्या? वेरी गुड। देखो अब क्या होगा इधर पे, इसका भी क्या बनेगा? I1 का वैल्यू 0, इसका बनेगा I2 का वैल्यू 0, इसका बनेगा I3 इज नॉट इक्वल टू द 0। अब देखना कितना है ये। I इज इक्वल टू कितनी, कितने मासेस की वजह से? 3 मासेस की वजह से है। I2 प्लस I3 है। ग्रेट। तो मुझे बता दो I इज इक्वल टू, ये तो 0, ये भी 0, प्लस M, व्हाट इज द डिस्टेंस? यस, स्लॉट हाइट नहीं है, आएगा परपेंडिकुलर हाइट आएगी, ये वाली हाइट। कितना आएगा ये वाली हाइट? देखो कैसे निकालेंगे। ये एंगल कितना है? 60। ये साइड कितना है? ए। तो मुझे बता दो, अगर मैं इसको रिजोल्व करूंगा, ये कितना बनेगा? ए, ए साइन ऑफ 60, यही तो इसके बराबर होगा। ठीक है? तो हमारे पास ये एच हाइट जो है, ये हाइट एच जो हमारे पास होगा वो बराबर ए साइन ऑफ 60। साइन 60 √3/2 वही होगा ना? तो हमारे पास एच का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? A√3/2। क्लियर? तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा इधर पे। तो बताइए किसके बराबर होगा वो? तो हमारे पास I इज इक्वल M, यहां पे A√3/2 का स्क्वायर। I इज इक्वल टू कितना बनेगा? M A स्क्वायर इंटू 3। दैट मीन I इज इक्वल टू 3MA स्क्वायर। इससे ज्यादा हुआ कि कम हुआ? अच्छा 4 भी आएगा साथ, है ना? इसका बेस, इसका भी बेस सेम है ना? तो दैट मीन हमारे पास 5MA²/4, यहां पे 3MA²/4। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी कि 5/4 को जात 3/4 को जात 5/4 को ना जाता। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? 3 दिन 4 बगर 5 दिन 3 बगर, तो मैंने ज्यादा क्यों कम? उनको तो ज्यादा आएगा ना हिस्सा। तो हमारे पास ये वाला वैल्यू जो होगा ये कम हुआ। इस क्यों? क्योंकि 2 मास इसका वैल्यू 0 हुआ। समझ कुछ बात आई क्या? तो इसलिए एक्सिस ऑफ द रोटेशन डिपेंड करता है। नो डाउट मास सेम है, नो डाउट सिस्टम सेम है, एक्सिस ऑफ द रोटेशन चेंज करने की वजह से आपका मास चेंज यानी कि मोमेंट ऑफ द इनर्शिया चेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या? सेम सवाल है, एक्सिस ऑफ द रोटेशन चेंज हो जाएगा। बिकॉज इसमें एक्सिस ऑफ द रोटेशन अगर आपको समझ आ गया, फिर इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत आसान है। ठीक है? बेसिक बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है? देखो बच्चा क्या होगा इधर पे, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ द रोटेशन है ये वाला। इस टाइम पे मासेस हमारे पास ये है एम एम एम। मैंने एक्सिस ऑफ द रोटेशन सेंट्रॉइड से पास करी, ये एक्सिस ऑफ द रोटेशन। अब बताइए किसी का 0 हुआ? नहीं। एक्सिस ऑफ द रोटेशन वो वाला मास कितनी दूरी पे निकाला था ना एक बारी? √3A वही आया था ना? इसी बात तो निकाला था हमने एक बार इसको। यहां से हमारे पास ये वाली डिस्टेंस बनेगा A/2, पहले निकाल ही देते हैं। A/2 आया, ये वाली डिस्टेंस, ये एंगल 30 डिग्री। आपको एंगल पता है, आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में बेस, दैट मींस कॉस। कॉस 30 का वैल्यू जो हमारे पास होगा दैट इज कॉल्ड बेस बाय हाइपोटेन्यूज, या इनटू एच। एच इधर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे हम? दैट मीन्स हमारे पास बनेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इधर आ जाएगा, दैट मींस एच इज इक्वल टू A/2 कॉस ऑफ 30। कॉस 30 का वैल्यू कितना बनेगा? √3/2। क्या रूट ऊपर आ जाएगा, 3 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वही है ना? √3A और √3
वही है क्या, √3 ए बाई √3 है। थ्री थ्री में आगे तसला a/2 इंटू डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ पे h है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है ना। तो ये कितना वैल्यू है, √3/2, a/2 इंटू h, वही है क्या, इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हो, हाँ a/√3, h इज इक्वल टू a/√3, a/√3। तो ये डिस्टेंस कितना बना, a/√3। अब इसका ये डिस्टेंस भी कितना है, a बाय, ये डिस्टेंस भी कितना है, a/√3। क्या ये 3 टाइम्स बनेगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, मीन हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया कितना बनेगा, I1, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या ये तीनों बराबर है क्या, मास भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है, नहीं होगा। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, क्या मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I। तो हमारे पास I इज इक्वल टू 3 इंटू M, ए के बदले क्या लिखेंगे, a/√3 का स्क्वायर, वही होगा क्या, I का वैल्यू कितना बनेगा, 3ma²/3, 3 हो गया कैंसल, I का वैल्यू कितना बनेगा, ma²। मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ज्यादा है कम है, अच्छा ये को 5/4 एक का आया, 3/4 दूसरे का आया, तीसरे का आया 1। न्यूमिनेटर कम है ना डिनोमिनेटर से इधर पे, ठीक है। तो ये बनेगा 1 पॉइंट समथिंग, 4 1 4 5 बचो 8, 1.25। इसका बनेगा 1.25, इसका बनेगा 0 पॉइंट समथिंग, इसका बनेगा 1। दैट मीन्स जब सेंटर से पास हुई थी तब कम हुआ, एज कम्पेयर टू तब एक मास के ऐसे पास हुआ था। समझ बात, यानी कि मुझे एक चीज बोलना है कि जो हमारे, इसको मैं आगे जाके नाम भी दूंगा, इसको के बोलते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ द गायरेशन, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल तो मुझे इतना समझ आया कि एक्सिस ऑफ द रोटेशन चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया चेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलो नेक्स्ट लिखो, लिखो four masses are placed at the corners of square। क्या हुआ क्लास से अपने मुमकिन, क्या हुआ, 4 masses are placed at the corners of square। find the moment of the inertia, find the moment of the inertia about different axes, हाँ, corners of the square, corners of the square, find the moment of the inertia of different axes। ठीक है ना, अब हम डिफरेंट एक्सिस दिखाऊंगा मैं, तो आपको बस निकालना है। ये एक स्क्वायर है, आराम से समझ लो, मैं समझाता हूं आपको, आपको आसान लगेगा। ये मास एम, ये मास एम, ये मास एम, ये मास एम। पहली बात दिमाग में रखना, अगर एक्सिस किसी भी एक्सिस से बोला जाएगा आपको, एनी एक्सिस से बताओ, तब वो वाली एक्सिस लेना जहां पे मैक्सिमम का 0 आएगा, मासेस की कोशिश करना पास करने की। समझे बात आ रही है, जो मैंने आपके सेंटर ऑफ द मास में भी बोला था, ठीक है। तो मैं पहले एक्सिस दे रहा हूं आपको ये वाली, तो जरा देख लीजिए इस वाले एक्सिस का क्या बनेगा। इसमें कितने मासेस की वजह से मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया आ सकता था, 4 की वजह से, बिकॉज 4 मासेस है ना। तो ये एक्सिस, ये मास कितनी दूरी पे है, एक ही दूरी पे, ये मास कितनी दूरी पे है, एक ही दूरी पे। दो का क्या बनेगा, 0 0। तो इसका बनेगा आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। इसका मतलब आई इज इक्वल टू, ये बनेगा 0 प्लस ये भी बनेगा 0 प्लस ये बनेगा ma² प्लस ये बनेगा ma², वही होगा क्या। तो हमारे पास आई क्या बनेगा, ट्वाइस ma²। दिस इज द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। अब m का वैल्यू 2 kg 3 kg रखेगा, a का वैल्यू 5 मीटर देगा, निकालना आएगा क्या, शाबाश, उतने काबिल तो है आप, इतना तो मुझे आप पे ट्रस्ट है, 1 kg 2 kg पे तो मुझे ट्रस्ट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, जरा इधर पे बता, ये हमारे पास एक्सिस है, इधर से पास हो रही है इस टाइम पे,
ये एक्सिस है, घूम रही ओमेगा से। कंफ्यूज नहीं होना, ओमेगा दिया है तो खत्म होगी बात, अब तो मुझे आएगा ही नहीं। अरे घुमाना तो है ना उसको। ठीक है, तो हमारे पास ये मास एम है, ये भी मास एम है, ये मास एम, ये मास एम। अगर मैं इस मास की बात करूंगा, a/2 की दूरी पे होगा ना, ये भी कितना होगा a/2 की दूरी पे, ये a/2 की दूरी पे, ये a/2। बस मासेस को देखना है कि एक्सिस से कितना दूर है, आपस में मासेस को कुछ नहीं करना, बस एक्सिस के हिसाब से देखना होता है। बताइए कितना आएगा। आएगा बेटा इधर से, आई इज इक्वल टू, ये बनेगा 4 टाइम्स बनेगा क्या? हाँ वेरी गुड, 4, बिकॉज 4 मासेज है, इक्वल मासेज है और इक्वल सेपरेशन से है, तो 4 टाइम्स बनेगा। इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम है, इसका भी सेम आएगा। 4 टाइम्स ऑफ एम, a/2 का स्क्वायर, वही होगा क्या? आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम इंटू ए स्क्वायर बाई 4, वही होगा। 4 हो गया कैंसल, आई का वैल्यू कितना बनेगा, एम स्क्वायर। ठीक है, इसलिए याद नहीं करना मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। ठीक, जहां मैं स्टैंडर्ड 6 लिखाऊंगा आपको, उसको ट्रिक भी बताऊंगा साथ में, इनको कैसे याद रखते हैं। ठीक, तो बस वो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट से याद रखने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए, बट पहले तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। जरा इसका बताइए क्या करेंगे। अगर एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऐसे पास हुई, एक्सिस ऑफ द रोटेशन है ना पांच में, मगर एक ही फिलहाल एक एक्सिस ऑफ द रोटेशन यहां से पास हो रही है। अब वो उठा के वो पागल है। यहां से एक्सिस ऑफ द रोटेशन पास हो रही है, ये एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, इधर से पास हो रही है। तो हमारे पास बताइए मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया क्या होगा। दिस इज द मास एम, नाउ एम, एम और एम, शाबाश। क्या आएगा, इसका बनेगा, ये कितना दूरी है, ये टोटल था, ये टोटल कितना था a√2, तो ये कितना बनेगा a√2/2, बनेगा नहीं बनेगा? इसका मतलब ये a√2/2, ये भी हमारे पास कितना बनेगा a√2/2। क्या इन दोनों का मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया सेम आएगा? इसका बनेगा 0, इसका भी क्या बनेगा, जिसके भी सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही, यानी कि पॉइंट मास के थ्रू एक्सिस पास हो रही, इसका मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया 0 बनेगा ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू ट्वाइस। अब मैं जल्दी जल्दी लिख सकता हूं क्या, एम हमारे पास यही है, इंटू हमारे पास बनेगा a√2/2 का स्क्वायर। इसका मतलब आई इज इक्वल टू ट्वाइस एम, a2 स्क्वायर बाई 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 2 है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू एम स्क्वायर आया क्या, वही आया क्या? ग्रेट, शाबाश। ये स्क्वायर की लास्ट पॉसिबिलिटी है, मैंने सारे कराए हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज भी सारे कराए, इसकी भी पॉसिबिलिटीज। अब इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है बस, क्योंकि कल पढ़ना है फिर ये वाला। ये एक्सिस है, शाबाश। एक्सिस इज दिस, साइड इज ए, साइड हमारे पास ए है, एक्सिस सेंटर से बात हो रही है। क्या चारों का सेम आएगा क्या, आएगा। ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि इस एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस a/2 होगा ना, a/√2, ये होगा ना क्या? हाँ यस, ये भी कितना होगा a√2/2, ये भी कितना होगा a√2/2, ये भी कितना होगा a√2/2। क्या ये 4 टाइम्स बनेगा सेम? तो इसका मतलब 4 टाइम्स m इंटू a√2/2 का स्क्वायर, 4m a² 2/4, वही होगा क्या? ये कैंसल आउट हो जाएगा, ट्वाइस m a²। आया क्या?
अभी मैंने नहीं बोला आपको, अभी मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ। अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे कंटिन्यूअस बॉडीज। सब्र करो, अल्लाह ताला डॉक्टर बनाएगा आपको। लिखो, टू मासेस M1 एंड M2, इसको क्वेश्चन भी बना दूंगा मैं और कॉन्सेप्ट भी यहीं पे पढ़ा दूंगा, रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं। M1 and M2 are separated by distance r, are separated by distance r, find, are separated by distance r, find distance r, लिखा क्या, find moment of the inertia about, find moment of the inertia about center of mass, center of mass किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ द इनर्शिया निकालना है। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या सवाल है। टू इक्वल मासेस आर, टू अनइक्वल मासेस यानी कि M1 एंड M2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है, हमें निकालना है सेंटर ऑफ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। मुझे ना, मैंने आपको सेंटर ऑफ द मास की डिस्टेंस दी है ना कुछ दिया है, ठीक है, इसलिए मुझे कॉन्सेप्ट बताना है। कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा पहले, फिर इसके बाद आपको यूं सवाल आएंगे, ठीक है। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। मान ले मेरे पास ये मास जो है, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिड्यूस्ड मास के ऊपर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। फिर लोग इसको बोलते हैं स्टार प्रॉब्लम, बट ये स्टार बिटार कुछ नहीं होता है, ये कहानी कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हमारे पास, इसको मैं बोलता हूं M1 मास, इसको मैं क्या बोलता हूं, M2 मास। दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, अरे पढ़ाया मैंने आपको, कुछ भी नया नहीं लगेगा इसमें। मुझे डिस्टेंस कितना दूर है, ये r, तो अगर ये r दूरी पे हमारे पास इनके दो सेंटर जो है वो r की दूरी पे है, मुझे पता कहीं ना कहीं इन दो पॉइंट्स के बीच में तो सेंटर ऑफ द मास होगा। लेट द सेंटर ऑफ मास इज हियर, अगर सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, क्या ये वाली डिस्टेंस बने बराबर होगी r1, फिर इसको मैं बोलता हूं r2, ठीक है क्या। कुछ बोला था मैंने आपको निकालने के लिए, जब सेंटर ऑफ द मास की डिस्टेंस निकाला जाता है तो कुछ बोला था करने के लिए, मैंने बोला था आपको सेंटर ऑफ मास हम निकालते हैं, एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इसके बराबर M1 है ना, तो हमारे पास क्या होगा R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। वेरी गुड, क्लियर बात है क्या, ऐसे ही तो निकालते थे। फिर इसको ऊपर नजर हो, मैं क्या बोलना चाहूंगा आपको, ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला है। मैंने बोला जब 2 पॉइंट मासेस होगा, एक के थ्रू एक्सिस पास कर दो, फिर निकाल दो सेंटर ऑफ द मास, फिर निकाल दो सेंटर ऑफ, यही तो बोला था। अगर मैं इस मास के थ्रू पास करता हूं एक्सिस, तो ये मास इस एक्सिस से कितना दूर हुआ, r डिस्टेंस दूर हुआ। फिर आप याद ही रखोगे इसको, मैं लिखूंगा फिर एक्स ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, एक्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर होगा M1 इंटू 0, क्योंकि इसका तो कोऑर्डिनेट 0 हुआ ना, प्लस क्या लिखूंगा मैं M2 इंटू कितना r, डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड पे हो जाएगा M1 प्लस, ग्रेट, M1 प्लस M2, वही होगा क्या। तो इसका मतलब एक्स ऑफ द सेंटर ऑफ द मास इज इक्वल टू M2 इंटू r डिवाइडेड बाय M1 प्लस, और वही है क्या। क्या मैं इस पोजीशन को बोलता हूं R1, तो इस पोजीशन को क्या लिखूंगा मैं पहले, R1 इज इक्वल, ऐसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट जब गिवन नहीं होता है, जब आपको मत मैंने दिया 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ द मास दूर है, तब आप सीधे लगाते M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, बट आपके पास R1 R2 है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं सारा निकालूंगा R1 के टर्म्स में। तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, M2 इंटू R डिवाइडेड बाय क्या होगा, M1 प्लस M2, वही है क्या, ये हमारे पास R1 हुआ। सिमिलर बेसिस पे अगर मैं यहां से एक्सिस को पास कराऊंगा, सिमिलरली मैं लिख सकता हूं कि यहां से R2 फिर होगा बराबर, इसका वैल्यू बनेगा 0, दैट मींस हमारे बनेगा M1 इंटू R डिवाइडेड बाय क्या होगा, M1 प्लस। मुझे बता दो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अब इसमें स्टार क्या है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से है ना, कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया था। तो हमारे पास दिस इज R1 एंड दिस इज R2। नाउ जरा ध्यान से समझ लीजिएगा,
दिस इज R1 एंड दिस इज R2. अब कैसे निकालोगे अगर R1 R2 पता नहीं होंगे तो? R1 निकालोगे तो M2 माइनस M2 मास रखना है, फिर इसके बाद डिवाइड बाय टोटल मास करना है, मल्टीप्लाई करना है R से. R2 निकालना होगा, M1 मास रखना है, मल्टीप्लाई बाय R से करना, डिवाइड बाय करना टोटल मास. तो आपको R1 और R2 का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ मैं आपको अच्छे से फॉर्मूला बताऊंगा जो मुझे चाहिए. असल में मुझे बता दो, अगर मैं इस सिस्टम को, अब यहां से एक्सिस है, ये तो सेंटर ऑफ द मास के लिए निकालने थे ना ये वाली एक्सिस, ये मैंने किसके लिए निकाली है? ये मैंने ड्रॉ करी थी किसके लिए निकालना है? R1 और R2 के निकालने के लिए. ना मुझे बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया बता दो सेंटर ऑफ द मास के अकॉर्डिंग. सेंटर ऑफ द मास के थ्रू एक्सिस पास हो रही है, इस टाइम मेरे तक नहीं है, जहां पर सेंटर ऑफ द मास होगा उसी के थ्रू बोल रहा है निकाल दो. तो एक्सिस पास कहां से हो जाएगी? अब सेंटर ऑफ द मास से. कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ द मास से. आप बोलते सर ये सेंटर पे होगा, बट अनइक्वल मास है तो सेंटर पे तो नहीं होगा, R1 और R2 डिफरेंट होंगे. समझ में आता रही क्या? तो अगर मैं मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया लिखूंगा, मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ द मास, वही है ना ये, तो क्या लिखेंगे? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर. अभी तक मैं ये फार्मूला इसलिए नहीं लगा रहा था बिकॉज ना R1 का वैल्यू पता था ना R2 का वैल्यू पता था. समझ में बात आ रही क्या? तो मैं लिखूंगा I ऑफ द सेंटर ऑफ द मास. क्या लिखूंगा? तो M1 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे? R1 का वैल्यू M2 R स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2. वही है क्या? ये पूरा स्क्वायर में है, प्लस हम लिखेंगे M2, यहां पे क्या लिखेंगे? M1 R स्क्वायर, M1 प्लस M2, ये पूरा भी स्क्वायर में है. ठीक है. जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एक फॉर्मूला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड दिस. क्या निकलेगा? आपके पास निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ द मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा R स्क्वायर. क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द मास डिवाइड बाय सम ऑफ द मास. इसको बोलते हैं, इस पूरी टर्म को हम बोलते थे रिड्यूस्ड मास. क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड मास. रिड्यूस्ड मास. तो इस पूरी टर्म को हम नाम देते हैं क्या? रिड्यूस्ड मास. इसको हम म्यू से भी लिखते हैं. किसे? म्यू से. तो सेंटर ऑफ द मास की इक्वेशन अगेन बन जाएगी, दैट्स कॉल्ड, वो बनेगा म्यू टाइम्स R स्क्वायर, वेयर म्यू इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास. वेयर म्यू इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास. म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास. ठीक है. इसके ऊपर एग्जांपल एक और निकल जाएंगे. कंसेप्ट अधूरा रहेगा ना, क्या समझ आएगा आपको? समझ ही नहीं है. बस एक सवाल बस, बस इतना ही करेंगे. आप एग्जांपल करो कीजिए तो चूवर कीजिए दिन मास, बस ताकि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. लिखो 2 मासेस. बस एक सवाल क्वेश्चन लिखियो तो तंतम करबा लॉग इन योर 2 masses 2 kg and 4 kg 2 kg and 4 kg are separated by 2 kg and 4 kg are separated by 10 meter distance. 10 meter distance. 2 masses 2 kg and 4 kg are separated by 10 meter distance. Find the moment of the inertia. Find moment of the inertia about center of mass. कॉन्सेप्ट ये है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास. कौन सी फॉर्मूला लगेगी सर? ये वाली फॉर्मूला लगेगी. ये हमारे पास 2 kg ले लो, 4 kg ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? सेंटर ऑफ द मास के अकॉर्डिंग निकालना. ये हमारे पास 2 kg मैंने ले लिया, ये हमारे पास 4 kg लिया, बीच में सेपरेशन 10 मीटर है. तो मुझे पता है कि आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास इधर पे, मुझे ना I1 पता ना I2 पता, R1 पता ना R2 पता. फार्मूला में लगाता बट कैसे लगाऊं? आई ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R स्क्वायर. वही है ना, म्यू टाइम्स म्यू किसके बराबर? प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइड बाय सम ऑफ मास. प्रोडक्ट ऑफ द मास M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू हमारे पास R स्क्वायर. ये फॉर्मूला है. आई ऑफ द सेंटर ऑफ द मास किसके बराबर हो जाएगा बच्चा? M1 के बदले लिखूंगा मैं 2 इंटू, इसके बदले लिखूंगा मैं 4, डिवाइडेड बाय करूंगा 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 क्योंकि 10 स्क्वायर हो जाएगा.
अब मत पढ़िए R1 और R2 की जरूरत, ठीक है। दिस इज द स्पेसिफिक रिजल्ट जो आपको नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बराबर आ जाएगा? 8/6 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब 2 3 जार 2 4 जार 400/3। जो भी आएगा वो हमारे पास 400/3। इसका मोमेंट ऑफ द इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करोगे? इसी फॉर्मूला से। इसको कौन सी फॉर्मूला बोलेंगे? रिड्यूस्ड मास फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? बाकी करेंगे इंशाल्लाह। अटेंडेंस होगी आपकी।